तो आज हम एक नया वर्कफ्लो बनाएंगे और उसमें कुछ ऐसे नोड को पढ़ेंगे जिनको हमने अब तक टेस्ट नहीं किया। ठीक है, तो आज हम पहले तो पढ़ते हैं कि इफ नोड क्या काम करती है। इसका तो पता ना क्या होता है। इसका मतलब अगर ये काम हो जाए तो ठीक है, अगर नहीं हो तो फिर नहीं हो। इफ अगर ये काम हो जाए तो ठीक है, अगर ये ना हो तो उसका अल्टरनेट क्या होगा। इसमें दो कंडीशन आती है इसकी नोड में। पहले अगर आपको दिखा दूं, ठीक है, अभी आ गया नोड। ठीक है, इसको मैनुअल ट्रिगर के साथ लगाते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रिगर आ गया तो खुद भी लगा सकते हैं। ठीक है, और ये आ गया इफ की नोड। इसका मीन है कि इसको जब डाटा मिलता है ना पीछे कोई भी नोड हो सकती है, वो डाटा देगी अगली नोड को, दरमियान में आप इफ लगाएंगे। इफ अगर उस डाटा में कोई स्पेसिफिक कंडीशन ट्रू हो तो ये वाली इसमें नोड जो नेक्स्ट है वो चल जाए, अगर वो फॉल्स हो तो ये चल जाए। ठीक है, या फिर अगर किसी पिछली नोड ने डाटा दिया है जो सेंसिटिव है, तो इधर देखेंगे क्या उसमें कोई एपीआई की वगैरह तो नहीं है, वो सेंसिटिव डाटा तो नहीं है, वो प्रोसेस करेंगे। उसके बाद अगर वो सेंसिटिव डाटा है तो यूजर को मेल सेंड कर देंगे, भाई इसमें सेंसिटिव डाटा है, अब आपका वर्कफ्लो चल नहीं सकता, कुछ नहीं कर लेंगे ना आगे। इफ कंडीशन में हम पीछे जो भी आएगी कंडीशन उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। अगर डाटा में कोई स्पेसिफिक चीज है तो ये ट्रू वाली कंडीशन चल जाए, अगर नहीं है तो फॉल्स वाली कंडीशन चल जाए। ये क्लियर है। इसका मतलब है अगर कोई स्पेसिफिक कंडीशन ट्रू हो तो क्या हो, अगर फॉल्स हो तो क्या हो। इफ मीन अगर। ठीक है, अब इस नोड को अगर पढ़ें तो अब इसमें आ गया है कि इफ, अब इसमें आएगी वैल्यू, तो एक वैल्यू इसमें आएगी, एक वैल्यू इसमें आएगी। अब ये दो एंटिटीज है ना, तो अब एक वैल्यू इसमें होगी एक इसमें होगी। इसमें है 30, इसमें है 30, या 30 इक्वल टू 30 है, इसमें भी 30 और इसमें भी 30, तो इक्वल है। एक कंडीशन हम डाटा वो रखेंगे जो पीछे से लेके आ रहे हैं, और एक इधर कोई चीज स्पेसिफिक लगा देंगे, इधर कोई कंडीशन लगा देंगे उस डाटा पर। ठीक है, कि उस डाटा को जो पिछली नोड से आ रहा है उसको इधर कंपेयर करेंगे, इधर लिख लेंगे, और जो नेक्स्ट उसको जिस पर मिलाना है, छोटा है या बड़ा है, वो इधर लिखेंगे। राइट, अब आ रहा है अगर ये वैल्यू स्ट्रिंग है, ठीक है, तो अब स्ट्रिंग की क्या क्या क्वालिटीज है। इक्वल टू में क्लिक किया, फिर अब ये आ गई डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स का पता है ना, लाइक स्ट्रिंग डाटा, उसमें टेक्स्ट आ गया एबीसी, उसमें डबल कोड में कोई 1 2 भी आ सकता है स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग में स्पेसिफिक कैरेक्टर भी आ सकते हैं। ठीक है, अब ये स्ट्रिंग है सारी, इसमें नंबर्स भी आ रहे हैं, टेक्स्ट भी आ रहा है, स्पेसिफिक कैरेक्टर भी आ रहा है, लेकिन ये स्ट्रिंग है। ठीक है, अब नंबर 1 2 3 4, ठीक है, डेट एंड टाइम, मीन जो डेट होती है टाइम। ठीक है, अब इसका स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है ना डेट का। फिर उसके बाद बूलियन, ये बात ट्रू है या फॉल्स है, ये बात सच है या नहीं सच। बूलियन में एक डाटा टाइप है बूलियन, तो उस वक्त यूज करते हैं कि जब कोई स्पेसिफिक कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। एग्जांपल, अगर हमने अपनी वेबसाइट में देखना है कि क्या हमारा यूजर लॉगिन है या नहीं है, ठीक है, अगर वो हमारी वेबसाइट में आगे कोई स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी यूज करना चाह रहा है, तो पहले हम एक लॉगिन का वेरिएबल बनाएंगे, उसमें स्टोर करवाएंगे ट्रू या फॉल्स। अगर वो लॉगिन है तो स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी यूज कर ले, अगर लॉगिन नहीं है तो ना करे। ठीक है, ये ट्रू या फॉल्स। अब आ गया अरे। ठीक है, अरे भी एक ऐसी डाटा टाइप है प्रोग्रामिंग में जिसमें
लाइक अगर आपका नेम है ना, सारी क्लास के बच्चों का मैंने नेम लेना है, तो मैं कैसे लूंगा? मैं पहले इस बच्चे का नेम लूंगा, एक स्पेसिफिक चीज में स्टोर करूंगा, फिर नेक्स्ट का, फिर नेक्स्ट का। हर बार एक नया वेरिएबल बनाऊंगा। वेरिएबल एक ऐसी चीज है जो मेमोरी में डाटा स्टोर करती है, ठीक है? इस बच्चे का डाटा मैंने मेमोरी में स्टोर करवाने के लिए इसको एक स्पेसिफिक नेम देना है। स्टूडेंट 1 इक्वल टू अली, स्टूडेंट 2 इक्वल टू अहमद, स्टूडेंट 3 इक्वल टू दानिश, ठीक है? अब अरे में ये होता है कि हम एक ही नेम देते हैं और उसमें सारे स्टूडेंट्स का डाटा स्टोर कर लेंगे। स्टूडेंट्स इक्वल टू अली, अहमद, दानिश, बिलाल, उसमें चाहे सैकड़ों स्टूडेंट उनका नेम स्टोर करवा लेंगे। अरे मिन तो बहुत सारा डाटा हमने इकट्ठा स्टोर करना है, लेकिन वो सेम टाइप का होना चाहिए अरे में। अगर उसमें नंबर स्टोर करने हैं, सारे स्टूडेंट को नंबर स्टोर करने हैं, उसमें स्टोर करवा लो। अगर नेम स्टोर करने हैं तो केवल नेम स्टोर करवा लो, अगर ईमेल स्टोर करनी है तो केवल ईमेल स्टोर करवा लो, लेकिन स्पेसिफिक तरह का डाटा होना चाहिए। ये जब हम पाइथन में जाएंगे तो आपको चीजों का सही से समझ आएगी, ठीक है? कई परेशान ना हो। तो ये अरे है, अरे मेन तो उसमें कोई वैल्यू है कि नहीं? स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट में बहुत सारे बच्चों के नेम है, अब उसमें कोई एटलीस्ट वन नेम है कि नहीं, ठीक है? वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं, वो खाली है कि नहीं, नहीं है कि नहीं, और कंटेन उसमें कुछ पड़ा है कि नहीं, उसमें कुछ नहीं पड़ा, उसकी लेंथ मतलब उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं, इक्वल है कि नहीं, नॉट इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन, ठीक है? उसमें जो वैल्यूज पड़ी है ना, सिर्फ उनको कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है? अब आ गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट एक ऐसी चीज है जो एक स्पेसिफिक चीज के बारे में डाटा स्टोर करती है, ठीक है? प्रोग्रामिंग में जब हमने किसी स्टूडेंट के बारे में डाटा लेना होता है ना, तो हम एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। उस ऑब्जेक्ट में स्टूडेंट का नेम, ईमेल, ठीक है, उसकी ग्रेजुएशन, उसकी डेट ऑफ बर्थ, CNIC, स्टूडेंट का सारा डाटा स्टोर करना है ना। तो स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट का नेम रख के उसमें सारी चीजें स्टूडेंट के बारे में स्टोर करवा लेंगे। ऑब्जेक्ट मीन कोई स्पेसिफिक एंटिटी, उसके बारे में आपने जो डाटा स्टोर करवाना है ना, उस एंटिटी का जो नेम होगा ऑब्जेक्ट होगा, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स स्टोर होंगी, ठीक है? अब देखते हैं कि उस ऑब्जेक्ट में कुछ पड़ा है कि नहीं, कुछ नहीं पड़ा, वो एम्प्टी है कि नहीं एम्प्टी, ठीक है? अब आगे बूलियन पे। बूलियन पे भी वही है, एग्जिस्ट करती है कि नहीं, उसमें कोई वैल्यू है कि नहीं, उसमें वो ट्रू है, फॉल्स है, इज इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है, कंपेयर करके उसका रिस्पॉन्स लेकर ट्रू या फॉल्स में, ठीक है? और अपडेट आ गई, ठीक है? अपडेट के बारे में देखना है कि वो इज आफ्टर, नहीं वो स्पेसिफिक तारीख से बाद में कुछ हुआ कि नहीं, या उससे पहले है कि नहीं, वो जो डेट है वो इक्वल है कि नहीं, सेम डे में कोई काम हुआ है कि नहीं, ठीक है? इज आफ्टर और इक्वल टू, बिफोर और इक्वल टू, ये डेट एंड टाइम है ना, तो इसमें मुझे कंडीशन लगानी है, ये डेट एग्जिस्ट करती है कि नहीं, ठीक है? अब उसका फॉर्मूला बता रहे हैं, ठीक है? ये एग्जिस्ट करती है कि नहीं, डेट पे है ना, या डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है? और आगे इज एम्प्टी, कुछ भी लगा सकते हैं, इज एम्प्टी या उसकी वैल्यू क्या है, इज नॉट इक्वल टू। अब देखो जहां पर दो वैल्यू आनी है ना, उधर वो दूसरी वैल्यू दे रहा है, इधर हम दूसरी डेट लगाएंगे, क्या ये डेट इसके इक्वल है कि नहीं? अगर हमने कुछ और ऑपरेशन परफॉर्म करना है, फिर देखेंगे क्या इज आफ्टर, ठीक है? यहां तक उसकी वैल्यू जो थी उसमें सेम एक वैल्यू, एक डेट मिल रही थी, ठीक है? उसके बाद इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, मतलब कि दो डेट्स आ रही है ना। इक्वल टू मतलब कि जो यूजर की पिछली नोड से डेट आई है, और एक जो हमने डेट फिक्स की है, ठीक है, कि आपने किसी एप्लीकेशन में अप्लाई करना है तो उसकी लास्ट डेट फलां है, वो हम इधर फिक्स कर देंगे। और यूजर की डेट देखेंगे क्या उसकी जो डेट है इज आफ्टर और इक्वल टू है। अगर उसकी डेट आफ्टर या इक्वल टू से कहेंगे आप अप्लाई नहीं कर सकते,
अगर दोपहर हो सके क्या अप्लाई कर लोगे? 2 डेट्स लगा रहे हैं ना, मुझे लगता है कब समझ नहीं आ रहा आपको, लेकिन जिन्हें थोड़ा बहुत नॉलेज है उन्हें आ रही है समझ। ओके, ऑब्जेक्ट क्या होता है? लाइक स्टूडेंट है ना, तो स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है, टीचर एक ऑब्जेक्ट है, कार एक ऑब्जेक्ट है, वॉच एक ऑब्जेक्ट है, इसे एंटिटी भी कहते हैं, ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, लैपटॉप एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। किसी शख्स जगह या चीज के नाम को कह लो ऑब्जेक्ट है, जो नाम है वो कह लो आप। अब उसकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, एक पर्सन है, वो स्टूडेंट है, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, वो कौन सी क्लास में पढ़ता है, उसका सीएनआईसी क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ईमेल क्या है, कौन से सब्जेक्ट पढ़ता है। अगर वॉच है तो वॉच किस कंपनी की है, ठीक है, उसकी क्या प्राइस है, वो वाटरप्रूफ है कि नहीं, ठीक है। अगर लैपटॉप है, इसकी रैम कितनी है, मेमोरी कितनी है, कौन सी कंपनी का है, तो ये चीजें ऑब्जेक्ट है। अब जब हमें स्टूडेंट के बारे में डाटा की जरूरत पड़ेगी ना, हम कहेंगे उसकी एज, नेम, ईमेल, पहले स्टूडेंट एक नेम रखेंगे उस सब्जेक्ट का, स्टूडेंट रख लो, स्टूडेंट्स रख लो, उसमें सारा डाटा स्टोर होगा, उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। वो डिफरेंट, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंट होगा ना, वेरिएबल में एक स्पेसिफिक तरह की वैल्यू स्टोर होती है, वेरिएबल में एक स्पेसिफिक तरह की वैल्यू स्टोर होती है, वो भी एक वेरिएबल ही होगा, लेकिन उसमें चीजें ज्यादा हो जाएंगी, डिफरेंट तरह की। नेम उसका डिफरेंट है, सीएनआईसी एक डिफरेंट चीज है, सीएनआईसी की टाइप डिफरेंट है, ईमेल की टाइप डिफरेंट है, ठीक है। उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसमें डेटा टाइप डिफरेंट आएगी, डिफरेंट तरह की उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, हाँ स्पेसिफिक चीजें आएंगी, ठीक है। अब यहां तक क्लियर है? अब आ गया नंबर, अब वो नंबर एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट, ये सारी कुछ हमने पढ़ा हुआ है, इज इक्वल टू, इसमें 2 वैल्यू आ जाएंगी, ये 4 इक्वल टू 5 क्या है, अभी ये नहीं चलेगी क्या, 4 5 के इक्वल है नहीं है, तो अब आ गया इज नॉट इक्वल टू, क्या कंडीशन ट्रू है, और अब इज ग्रेटर देन मतलब है कि पहली वैल्यू इज ग्रेटर देन दूसरी वैल्यू, ठीक है। जो इधर रूल आता है ना, वो पहली वैल्यू से स्टार्ट होता है, क्या पहली वैल्यू एम्प्टी है नहीं है, पहली वैल्यू इज इक्वल टू है दूसरी वैल्यू के, पहली वैल्यू नॉट इक्वल टू है दूसरी वैल्यू के, पहली वैल्यू बड़ी है दूसरी वैल्यू से या छोटी है, यहाँ छोटी है या इक्वल टू है, ठीक है, एक चलेगी, वो तो आपने खुद मैनेज करना ना, आप किस तरह से काम करना चाह रहे हो। अगर आप चाह रहे हो तो स्टूडेंट की एज जो है ना 18 से ज्यादा हो या 18 के इक्वल हो, तो फिर आप क्या करोगे, 18 के इक्वल या उससे ज्यादा हो, तो फिर इससे इधर से देखो क्या करोगे आप। अगर आपने कहना है कि अगर स्टूडेंट की एज लेस देन 18 साल से है तो उसे एडमिशन नहीं देना, फिर क्या करोगे, किला लेस देन। अगर कहना है एक 18 साल से कम हो या 18 साल हो, फिर भी लेस देन या इक्वल टू, ठीक है। स्ट्रिंग पे जा रहे हैं, ठीक है। अब आगे स्ट्रिंग में, आगे स्ट्रिंग में, अब स्ट्रिंग की वैल्यू क्या है, ये तो पहले वाली कॉमन है, उसमें वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट, उसमें स्ट्रिंग में कोई एम्प्टी वैल्यू तो नहीं है, लेकिन नेम आगे उसको नेम ही नहीं दिया, नेम का वेरिएबल बना के, और इज नॉट एम्प्टी उसमें कुछ है कि नहीं, बस ये हमें जरूरत ये है कि किसी वेरिएबल में डाटा पड़ा है कि नहीं, उसके लिए ये कंडीशन लगाएंगे। इधर लगाएंगे क्या जो यूजर ने इनपुट दी है उसका नेम दानिश है, और आगे जो मैंने इधर फिक्स किया वो नेम दानिश है कि नहीं, ठीक है। अगर इज नॉट इक्वल टू यूजर की जो पिछली नोड से इनपुट आई है और जो मैंने इधर फिक्स की है,
उसकी इक्वल है कि नहीं, ठीक है। कंटेन जिसमें वैल्यू है कि नहीं, वो भी सेम ही है, ठीक है। कंटेन मीन उसके पूरी स्ट्रिंग है ना या पूरा पैराग्राफ है, उसमें एक स्पेसिफिक वर्ड पड़ा है कि नहीं, पूरा पैराग्राफ है ना। लाइक पीछे तो काफी सारा कंटेंट आ रहा है, आपने उसमें ढूंढना है कि उसमें एक स्पेसिफिक वर्ड मिल रहा है कि नहीं, उसमें कोई एपीआई की तो नहीं पड़ी, आपने ढूंढना है कि उसमें अली तो नहीं पड़ा, वो पूरे टेक्स्ट को पढ़ेगा, वो उसमें फाइंड करेगा अगर अली नेम का कोई कीवर्ड पड़ा है तो इधर इसको लिए कंटेन्स यूज करेंगे। जब ट्रू होगा तो फिर पास पे जाएगा नहीं, वो दोनों नहीं होगा ना। पैराग्राफ है, उसमें कंटेन्स क्या वो वर्ड होगा या नहीं होगा। क्या वो उसके लिए डिफरेंट कॉन्टेक्ट होगा ना, डिफरेंट नोट होगी, डिफरेंट लॉजिक होगा, ठीक है। इसके लिए तो हमेशा हाँ या ना होगा, एक नोट चलेगी या नहीं चलेगी। अब आ गया स्टार्ट विद, क्या कोई ईमेल है ali@gmail.com, बहुत सारे ईमेल है हमारे पास पड़ी, हम देखेंगे क्या कोई ऐसी ईमेल है जो केवल अली से स्टार्ट हो रही है। अब स्टार्ट विद, एक है ali@gmail.com, एक है ali1@gmail.com, एक है 123 ali@gmail.com। उसमें से ये किसको पकड़ेगा, पहले को अली को। एट द रेट से पहले हम लगा देंगे, एट द रेट से पहले जो आता है उसको पकड़ लो। इधर एक फिल्टर लगाएंगे कोड, कोड के साथ हम उसे पकड़ लेंगे कि उसके जो पहला वर्ड है वो क्या करता है, ठीक है। इधर आप कोड लिख सकते हो, ठीक है, एनीथिंग इनसाइड, ठीक है, डबल करली ब्रैकेट्स इज जावास्क्रिप्ट, तो जावास्क्रिप्ट में आप कोड किसी भी तरह का लिख लो, ठीक है। और does not start with, ends with, does not end with, ये किस लिए है, क्या .com आ रहा है किसी के एंड पे, बहुत सारी मेल्स हैं, बहुत सारा डाटा है, अगर हमने ढूंढना है कि उसमें कोई मेल तो नहीं पड़ी, उसमें तो हम लगा देंगे @gmail.com फिक्स कर देंगे, क्या उसके लास्ट पे आ रहा है या नहीं आ रहा। हाँ, इससे वो यही कॉन्टेक्स्ट है ना उसका। अगर कोई अपने लिंक ढूंढना है, पीछे तो काफी सारा कंटेंट आया, आपने उसमें से लिंक ढूंढना है तो वो कैसे ढूंढेंगे, इनमें से किसको यूज करेंगे और लिंक ढूंढेंगे। स्टार्ट विद https:/, बस ये लगा देंगे, या www लगा देंगे, ठीक है, वो लिंक हो जाएगा। तो ये अब सारे इसके प्रॉपर्टीज को हमने पढ़ा है, ठीक है। अगर आपने इसके साथ कोई और कंडीशन लगानी है, लाइक ये कंडीशन भी ट्रू हो और ये भी ट्रू हो, फिर क्या हो, फिर इसके आगे जो नोड लिखी है वो चल जाए, ठीक है। अब अगर ये ट्रू हो ये फॉल्स हो तो फिर कौन सी नोड चलेगी इनमें से, फॉल्स वाली। और अगर ये ट्रू और ये फॉल्स हो फिर कौन सी चलेगी, अच्छा, और अब कौन सी चलेगी, अब अगर उनमें से एक ट्रू है एक फॉल्स है तो कौन सी चलेगी, अब ट्रू चलेगी, क्यों क्यों। अब देखो गौर से कि अब दो कंडीशन है, उनमें से एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो उनमें से कौन सी कंडीशन चलेगी उसकी नेक्स्ट पे, ट्रू चलेगा ना। लेकिन क्यों चलेगा, और ऑपरेटर लगाया है, ठीक है। जब हम किसी को कहते हैं कि मतलब कि अगर ये कम हो तो ठीक है, और आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। आप किसी को बाजार भेज रहे हो उसे बिस्किट लेने, तो मेहमान आए हैं, अब उसे को भाई बिस्किट ले आओ, अगर ना मिले तो फिर कुछ तो लेके आना है ना, फिर और कंडीशन लगाएंगे ना,
अब ये तो नहीं कहेंगे भाई उस शॉप पे मुझे बिस्किट नहीं मिले, सॉरी, ऐसे ही है। तो अगर आपने एंड लगाना है, उसे कहना भाई बिस्किट और नींबू दोनों लेके आओ, ठीक है। अब ये क्लियर है। एक और कंडीशन भी लगा सकते हैं। अब उसे और क्या मंगवाना है आपने, पति में पति, चाहे वही होगा ना, टी या शुगर मंगवानी है, कोई भी चीज और मंगवानी है बाजार से, उसे कहना भाई तीनों चीजें लेके आओगे तो घर में एंटर हो सकते हो, ठीक है। अब इधर लगाएंगे एंड लगाएंगे, ठीक है, ओके। तो अब इसको टेस्ट करते हैं, ठीक है। इधर एक और नोड लगाएंगे, ये तो है एग्जीक्यूट वर्कफ्लो, जब क्लिक करेंगे तो ये चल जाएगा, लेकिन इसको डाटा भी तो देना है ना, इसको डाटा भी तो देना है ना। इसके दरमियान या तो कोई ईमेल आ रही है, इधर का जो रिस्पॉन्स है वो डायरेक्ट पकड़ के इधर दे देंगे, और इधर आके अगर वो स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के लिए कोड लिखेंगे जो आपने ये चैट जीपीटी से लिखवाना है। उसे कहना भाई मैंने इफ कंडीशन लगानी है, इस तरह का डाटा आता मैंने ढूंढना, उसमें ईमेल पड़ी है कि नहीं यूजर की, उसमें स्पेसिफिक तरह का कंटेंट पड़ा है कि नहीं। उसे कहना मुझे वो कोड लिख के दे दो जो उस ईमेल को प्रोसेस करेगा, ठीक है। वो आपको बताइए, भी बताएगा कि आपने इसमें से किसको सिलेक्ट करना है, कौन सी डाटा टाइप को, कौन से फंक्शन को, और पहली कंडीशन में जो इनपुट आ रही है उसको कैसे लाना है इधर, और दूसरी कंडीशन में क्या लगाना है, ठीक है। अब हम इधर लगाएंगे एक नोड, पीछे से कोई मॉक डाटा दे देगा ना टेस्ट करने के लिए, उसके लिए एक नोड है जिसको यूज करके हम कोई रैंडम डाटा सेट कर देते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं सेट। अगर पिछली नोड से कोई डाटा आ रहा है, आपने उसको मॉडिफाई करना है, उसमें से कुछ डिलीट करना है या कोई नया डाटा ऐड करना है, तो आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। अब ये आ रहा है मैनुअल मैपिंग, मैंने कहा इस तरह की और उसका नेम दे दो। तो जेसन मैपिंग, अगर आपने कोड ए से लिखवाया, उसने दिया कोड, तो वो डायरेक्ट इधर आके पेस्ट कर दो, फिर आपको इधर आके मैनुअली ये कीज नहीं बनानी पड़ेगी, ठीक है। अब अगर हम करें, अब कोई बंदा जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, तो मुझसे कहें कि आपकी जो एज है वो 18 से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। और अभी के लिए करते हैं, ठीक है। अब इसकी वैल्यू रख लेते हैं 34, ठीक है। हम पासवर्ड का सीन भी कर सकते हैं, पासवर्ड वाला भी, ठीक है। इधर लगा देंगे उसका नेम, फिर नीचे लगा देंगे पासवर्ड, और इफ कंडीशन में जाके फिट कर देंगे, वो करते हैं तो, ठीक है। इसकी टाइप क्या रखेंगे, नेम की टेक्स्ट है ना, और इधर रख देंगे, ये वो नेम है जो यूजर ने आगे फ्रंट एंड में दिया है, ठीक है, लॉगिन करने के लिए, तो इधर आएगा, ठीक है। अब मैं एक और ऐड करता हूं यहाँ पे, इसका क्या होगा ये, तो इधर क्या आएगा, अब इसकी टाइप में क्या रखूंगा, क्या रखूंगा, स्ट्रिंग। पासवर्ड की टाइप स्ट्रिंग होती है ना, उसमें कहते हैं कि आप टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हो, नंबर भी ऐड कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि भाई अकेला इंटीजर ही हो, आप अकेले नंबर ही ऐड करोगे, फिर आप इसको नंबर भी कर सकते हो, ठीक है। तो लेकिन अब मोस्टली लोग स्ट्रिंग यूज करते हैं, ठीक है। वो ओल्ड पुराने मोबाइल में होता था कि अकेला नंबर से उसका पासवर्ड लगेगा, ठीक है। अब ये नेम आ गया और पासवर्ड आ गया, ठीक है। इसको करते हैं एग्जीक्यूट, और अब इधर आगे एक इफ कंडीशन लगाते हैं, ठीक है। पहले क्या होगा, अब हमने इधर से या तो इसको डायरेक्ट पकड़ लो, या आप इधर कर लो डबल ब्रैकेट,
डबल स्क्वायर ब्रैकेट को इधर लगाएंगे, पहले डॉलर साइन और फिर जेसन, डॉलर साइन जेसन के बाद उस की का नेम, जिस की में डाटा पिछली नोड से आ रहा है। अब नेम या पासवर्ड लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब इधर आ गया जेसन डॉट नेम इज इक्वल टू, ठीक है, तो इधर लगाया, ये क्या होगा, इसको करेंगे इक्वल टू, ऐसे ही है ना। इधर क्या लगाएंगे, ऐसा लिखेंगे पासवर्ड इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ठीक है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, तो एक्सप्रेशन लिखेंगे ना, ठीक है, डॉलर साइन जेसन डॉट पासवर्ड, ठीक है। उधर कोई इशू आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये ठीक है क्या यार, जैसे क्यों कर रहे हैं, वैसे मैंने भी ठीक लिखा है, तो इस तरह देखते हैं इसको। अब नेम इज इक्वल टू नेम और पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड, तो पासवर्ड चली है और ये ट्रू वाली चली है, सही है ना। इसका मतलब है कि ये ऊपर वाली कंडीशन चली है, इसका मीन ये ट्रू और ये फॉल्स। और अब वो ट्रू चली है या फॉल्स चली है, अब फॉल्स चली है, ठीक है। तो इसके बाद आप यूजर को कुछ शो करवा दो, चाहे सेंड नोट लगा दो या कुछ और लगा दो या कोई मेल सेंड कर दो यूजर को डायरेक्ट, तो इसके बाद आप कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। आपको ये इफ कंडीशन लगानी सिखा दी है, इसके सारे वेरिएबल्स, कंपोनेंट्स, फंक्शंस। अब आपको ये पता होगा कि मैंने किस काम के लिए इफ कंडीशन लगानी है, कब लगानी है, ठीक है। अब एक और आती है कंडीशन यहाँ पे, स्विच कंडीशन। तो स्विच क्या करती है कि जब बहुत सारी कंडीशन हो, इफ में तो दो कंडीशन होती है ना, इफ में तो ये होता है ना कि आगे जो उससे रास्ते निकलते हैं वो दो है, ऐसे ही है ना। कंडीशन इतनी मर्जी लगा लो इफ में, लाइक इफ दिस एंड दिस ऑल इज ट्रू देन वन पाथ, इफ फॉल्स देन सेकंड पाथ। लेकिन अगर हमारे पास बहुत सारे पाथ हैं, अगर बहुत सारी कंडीशन है तो फिर क्या करेंगे, अगर यूजर फेल है फिर क्या करना है, अगर उसका ए ग्रेड है फिर क्या करना है, अगर उसका बी ग्रेड है फिर क्या करना है, सुपोजिशन देनी है कि नहीं देनी। एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, अगर किसी पेमेंट का स्टेटस जो है वो पेंडिंग है, एक्टिव है, इस तरह का ऑपरेशन है, तो उसके लिए भी कर सकते हो। अब इधर आप, तो ये इसके रूल्स हैं जो आप एक्सप्रेशन में भी लिख सकते हो, ठीक है। अब नंबर ऑफ आउटपुट कितनी होगी, 40। तो अब देखो इसके 40 राउंड्स निकल सकते हैं, इसकी आगे कोई और वर्कफ्लो लगा दो, इसके आगे कोई और वर्कफ्लो लगा दो, इसके आगे कोई और वर्कफ्लो लगा दो, जितना मर्जी कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लो बना दो, ठीक है। तो हम इसको अभी 4 कर लेते हैं और इसको करते हैं रूल्स, ठीक है। अब इधर वैल्यू लगाते हैं, नेम इस तरह करेंगे, अब इधर आप जितनी मर्जी कंडीशन लगा दो, ठीक है।
इस तरह बाकी सारा इसका काम जो है सेम है, ठीक है। अब इसके कितने रूल होंगे? अभी बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। एंड राउटिंग रूल तब कितने हैं? 6 है ना। अगर मैं इधर से किसी 2 को डिलीट करता हूं तो अब इधर क्या है? 5 में 2 लिख लिया मैंने, ठीक है। जितने मर्जी इसकी कंडीशन लगा दो। अब ये किस लिए है कि अब हमारे पास कोई टेक्स्ट आ रहा है तो उस टेक्स्ट में से हमने बहुत सारे काम करने हैं। एक मेल भी सेंड करनी है, ठीक है, ठीक है। आगे उसको एक्सेल शीट में डाटा स्टोर करना है या गूगल में कोई एपीआई सेंड करनी है, कोई भी काम करना है तो उसके लिए आप मल्टीपल राउट्स पढ़ाओगे। इधर डाटा पकड़ के पिछले इनपुट से डाटा पकड़ोगे फिर उसके बाद इधर पकड़ोगे, ठीक है। कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी उसके लिए ये वाले राउट चलेंगे, ठीक है। और उसके लिए सारी मैं राउटिंग ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद ये सारी वही फंक्शनलिटीज हैं, ठीक है। अगर वो ट्रू होगी तो वो चल जाएगा, अगर फॉल्स होगी तो नहीं चलेगा। तो आउटपुट नेम वगैरह बता रहा है कि आपने क्या देनी है, इधर भी आ रहा है, ठीक है। तो अब एक और चीज देखते हैं इन्हीं को यूज करके। इधर एक और चीज लगाएंगे अभी जिसको कहते हैं लूप्स, ठीक है। अब लूप का कंसेप्ट पता है आप लोगों को? कितने लोगों को नहीं आता लूप का कंसेप्ट? लूप का कंसेप्ट कितने लोगों को नहीं पता? अब लूप का मतलब है कि अगर आपने कोई भी काम बार बार करना है, लाइक हमारे पास बहुत सारी मेल्स पड़ी हुई हैं या एक एक्सेल शीट में डाटा पड़ा हुआ है उसमें किसी स्पेसिफिक कंपनी के एम्प्लॉयज का, अब उन्हें हर एम्प्लॉय को उसकी सैलरी सेंड करनी है या कोई मेल सेंड करनी है, हम वन बाय वन करेंगे ना। पहले एक को पकड़ के उसके ऊपर 3-4 कोड बनाएंगे। पहले एक एक का डाटा देंगे उसको मेल जाएगी, दूसरे का डाटा देंगे फिर मेल जाएगी, तीसरे का डाटा देंगे उसको फिर मेल जाएगी, वन बाय वन जाएगी ना। लेकिन अगर यही हम पूरी एक्सेल शीट उसे इकट्ठी दे दें सारे एम्प्लॉयज का डेटा तो फिर उसे कहेंगे भाई हर एंटिटी को वन बाय वन पकड़ो और यूजर को मेल सेंड करते जाओ, या ऐसा करो कि एक टाइम पे 2 एंट्रीज को पकड़ो उनको मेल सेंड करो, फिर 2 एंट्रीज को पकड़ो उनको मेल सेंड करो, फिर 3 एंट्रीज को पकड़ो फिर उनको मेल सेंड करो। अब ये क्या कर रहे हैं लोग, मतलब उसे जितना भी डाटा मिल रहा है पिछले नोड से जो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 1 है। अगर एक्सेल शीट की एग्जांपल ले तो इसने सिर्फ उसमें से 1 रो को पकड़ना है और उसकी ऑपरेशन परफॉर्म करना जो भी हम लूप के अंदर करेंगे। अगर हम इसको 2 कर दें, अब ये क्या करेगा, अगर 1000 रो पड़ी है ना पिछली नोड के अंदर या एक्सेल शीट के अंदर तो ये क्या करेगा, हर बार पहले पहली 2 रो को पकड़ेगा, उसके बाद 3 और 4 को, उसके बाद 5 और 6 को, उसके बाद 7 और 8 को। अब ये क्या करेगा, उस डाटा में से 2-2 एंट्रीज को पकड़ता जाएगा, उसी के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। अगर हमारे पास 1000 शीट है हम कहते हैं कि भाई उनको 50-50 करके या 100-100 करके पकड़ो, पहले 100 रोज पकड़ो यूजर को मेल सेंड कर दो, फिर उसके बाद अगली 100 रोज पकड़ो यूजर को मेल सेंड कर दो उनकी या कोई पेमेंट कर दो उनको, ठीक है। तो बैच साइज का मतलब ये है पीछे से जितनी एंटिटीज आ रही हैं
एक डाटा के अंदर बहुत सारी रोज हैं, हर रो एक एंटिटी है, या यूजर को बहुत सारी मेल्स आई है तो मेल का रिप्लाई करना है, तो इसे कहेंगे 1 बाय 1 करो, ठीक है। तो हर बार 2 मेल को पकड़ो, उनका रिप्लाई करो। अब ये बैच साइज का में फायदा ये होता है कि अब यूजर ने बहुत सारी मेल सेंड करनी है, ठीक है। अगर वो एक टाइम पे 1000 मेल सेंड कर देगा तो वो कहेंगे ये कोई मशीन है जो ऐसा काम कर रही है, ये कोई बोट है, तो वो आपकी मेल को ब्लॉक कर देंगे, आप सेंड नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आप उसके लिए 50 मेल एक बार सेंड करोगे, फिर एक बार इस तरह। और दूसरी बात ये हो सकती है कि अगर आपने 1000 मेल सेंड करनी है तो 50 करके करेंगे तो आपके एलएलएम के टोकन नहीं खत्म होंगे। अगर एलएलएम एक बार चलाएंगे, उसे कहना भाई 50 मेल्स इकट्ठी लिख दो, तो अगर बहुत अच्छा पेड है तो लिख सकता है एक बार में। अगर उसे कहेंगे 1000 इकट्ठी मेल लिखो तो उसके लिए मुश्किल होगा, ठीक है। अब इससे ये फायदा होगा कि अगर एलएलएम के टोकन पहली 500 मेल सेंड किए उसके बाद खत्म हो गई है, पहली 500 मेल तो चली गई है ना, अगर इकट्ठी 1000 कहेंगे उसे तो फिर हमें नहीं पता उसने कितनी सेंड की है, कितनी लिखी है, कितनी नहीं लिखी। वैसा ही मतलब कि जो डाटा हमने यूज करना है इस लूप के अंदर उसको डिवाइड कर दो, उसको इतने कंपोनेंट्स में डिवाइड करके उनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करो, ठीक है। तो अब ये आ गई, इसको क्लिक करूंगा, इसके अंदर जो डाटा है वो इस लूप के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब अगर इसको छोटा करें, अब इधर जितनी मर्जी एंटिटीज ऐड कर लो, कोई नया वेब फ्लो बना लो। लूप का मतलब है कि एक स्पेसिफिक काम को कितनी बार रिपीट करना है। अब जो एक काम है वो बहुत बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। अब इस लूप के अंदर हम एक एजेंट पूरा बना सकते हैं, उसके अंदर 100 नोड लगा ले, चाहे लूप 10 बार चलेगी तो वो नोड्स कितनी बार चलेगी, एक बार नोड चली तो 100 नोड चली, दूसरी बार नोड चली तो फिर 100 नोड चली, तो 1000 दफा चलेगी ना, सारी नोड 1000 नोड चलेंगी एक लूप को चलाने में। इसके अंदर जितना आपका दिल चाहे, जितना आपका काम है, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इधर अपना वर्कफ्लो बना सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पर हम ऐड करें, इधर इसको क्लिक करेंगे, कोई भी नोड ऐड कर लेंगे, एजेंट लगा लो, ठीक है। उसके बाद कोई और नोड लगा लो, एजेंट के बाद कोई और नोड लगा दो, ठीक है। उसके बाद कोई एजेंट लगा लो। अब ये क्या करेगा, अब समझ आ रही है, ये इधर से हमने क्लिक किया, ये नोड तो चलनी है, वर्कफ्लो है ना, ये तो फिक्स साइज में चलना ही चलना है, फिर लूप आएगी, लूप ने भी चलना ही चलना है। जब लूप चलेगी तो लूप ने पहले क्या करना है, पहले उसके अंदर जो जितनी भी नोड्स है उसने चलाना है, कितनी बार जितने उसे जितना डाटा उसे मिला है, उसे डाटा की जितनी अमाउंट मिली है, अमाउंट मीन कि उसे कितनी मेल्स मिली है, जितनी मेल मिलेगी उतनी बार चलाएगा, ठीक है। अब इधर आगे एजेंट, पहले ये एजेंट चलेगा, फिर ये एजेंट चलेगा, फिर इसके आगे कोई और लगा दो, ठीक है। यार ये तो सारा कुछ इसलिए कर रहे हैं कि हमने कोई हमारा जो काम है वो कितना कॉम्प्लेक्स है, उसको करने के लिए हम इधर जितनी मर्जी नोड लगा दें, जितनी मर्जी नोड लगा दो ना, पहले ये चलेगी, फिर ये चलेगी, फिर ये चलेगी, ये घूम कर फिर इधर ही आ जाएगी। ऐसा डिपेंड करता है कि आप पीछे से कितना डाटा इसे दे रहे हो, डाटा की कितनी अमाउंट इसे दे रहे हो, ठीक है। अब आप इसे 1000 स्टूडेंट का डाटा दे रहे हो तो ये 1000 बार चलेगा ना, पहले
ये इधर से एक बार चलेगा, फिर इधर आया, फिर दूसरी बार ये सारी नोड चली, फिर इधर आ गया घूम के, तीसरी बार चली, फिर घूम के इधर। जितना बैच फिक्स किया उतनी बार नहीं चलेगी ये। अब हमारे पास 1000 स्टूडेंट का डाटा है, ठीक है, तो बैच हमने किया 2, तो ये लूप कितनी बार चलेगी? 500 बार। मीन पहले 2 स्टूडेंट का डाटा पकड़ा, लूप चल गई, 3, फिर अगले 2 का पकड़ा, लूप चल गई, फिर अगले 2 का पकड़ा। अब अगर बैच हमने 10 किया है तो लूप कितनी बार चलेगी? 1000 हमारे पास स्टूडेंट है, बैच हमने 10 किया तो लूप कितनी बार चलेगी? 100 बार। आप समझ आ रही है? पता ना करो यार। तो अब इस तरह आप इस वर्कफ्लो को जितना चाहे मुश्किल बना सकते हो, तो लूप ने उतनी बार चलना है, ठीक है। अगर इसको टेस्ट करें, इसके ऊपर एक और नोड लगाते हैं, इफ की, ठीक है। अब इफ आ गई, उसके बाद एक और नोड लगाते हैं। अब इसके ऊपर हम 2 नोड लगाएंगे, ठीक है। इफ के ऊपर 2 लगेगी ना, अब मैं किस पे लगा रहा हूं? अगर स्टेटमेंट ट्रू होगी तो उसके ऊपर एक नोड लगा रहा हूं, ठीक है। ये सेट की। अब अगर स्टेटमेंट फॉल्स होगी तो उसके ऊपर भी एक नोड लगा देता हूं, ठीक है, वही सेट की। तो ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट ट्रू है और इससे स्टेटमेंट फॉल्स है, इसको लाते हैं इधर। अब दोनों ने जो भी काम करना है तो लूप के अंदर ही ना, तो इनकी जो आउटपुट होगी इनकी, वो लूप को जानी चाहिए ना बार बार, ठीक है। तो इसको पकड़ के इसके साथ लगा दिया, ठीक है, दोनों की आउटपुट को इसके साथ कनेक्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इधर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना, उनका नेम है, तो इधर इसको कोड में कर लेते हैं, ठीक है। इसको करते हैं जेसन में। अब ये कौन सी फील्ड है? बाय फील्ड कर दी 1 2 3। इधर मैं चाह रहा हूँ कि 3 4 वैल्यूज ऐड हो, ठीक है। अगर ये नोड नहीं काम करेगी फिर हम एक और नोड लगाएंगे, उससे काम चलाएंगे। इसको करते हैं मैनुअल। नंबर 60, ठीक है। एक और फील्ड ऐड करते हैं, इस तरह चलेगा नहीं मेरे ख्याल से, करते हैं कोशिश, क्योंकि हमारी जो कीज है उनके नेम सेम है। वो तो नंबर लगेगा।
अभी ऐसा नहीं होगा इसको ना, ये सिर्फ कीज को लागू करेगा मेरे ख्याल से, ठीक है। क्या वो देखते हैं। रिकॉर्डिंग की देखते हैं उससे काम चलता है। वो अभी दो लिखी है तो उसको लगा देते हैं इसके ऊपर। क्या तो सिंपल करके देखते हैं। ये भी खत्म कर दो। क्या इसके लिए मेन ब्रैकेट बाहर निकालिए अंदर फिर उसके उसको अभी ये शायद इस तरह लॉग नहीं होगा। मेन वाली खत्म करके देखिए। तो इसमें डबल साइन लगाना पड़ता है ना। तो कोड नोड यहाँ पे होती है, कोड वाली कोड लगा के देख लेते हैं, ठीक है। इतना लगानी थी ना हमने, ठीक है। तो कोड, अब कोड हम जावास्क्रिप्ट में भी लिख सकते हैं, पाइथन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में पहले ट्राई करते हैं, इस सारे को करते हैं डिलीट, और अब इस कोड ने क्या रिटर्न करवाना है, इधर करेंगे नेम रिटर्न ये
जेसन वैसा करते हैं, उस यही से लिखवा लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह वो एरर देगा और हमारा टाइम ज़्यादा होगा इससे। स्क्रीनशॉट नहीं आता, स्क्रीनशॉट नहीं आता। क्या वो ठीक है। ऐसा करके देख लेते हैं, ठीक है। तो इधर अगर आपने इसका कोड लेना है जेसन का, तो आप इधर आओगे, तो उसके बाद डाउनलोड पे क्लिक करोगे, ठीक है। अगर किसी वर्कफ्लो का कोड लेना है तो ट्रिपल डॉट पे क्लिक करना है और डाउनलोड पे क्लिक करना है, तो उस पे इससे उसका जो कोड है वो जेसन फॉर्म में डाउनलोड हो जाएगा एक फाइल में। उसके बाद आप इस फाइल को पकड़ के कॉपी कर लो, पेस्ट कर लो, ठीक है। इसको करते हैं कंट्रोल से, ठीक है। Now I am this fantastic loop, ठीक है। तो कोड है क्या, ठीक है। Now I am creating this workflow for testing loop. Now give me a little code of some student for code in JavaScript, ठीक है। जो वर्कफ्लो बनाया मैंने उसका इधर ये कोड आ रहा है, ठीक है। इस फॉर्म में इसका कोड है, उसका नेम वर्कफ्लो 30, उसकी टाइप, उसकी आईडी, पैरामीटर सारा कुछ आ रहा है उसमें, ठीक है। तो इस फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। हम इधर ये ब्रैकेट नहीं लगा रहे थे, स्क्वायर ब्रैकेट, इसकी वजह से इशू आया है। अब ये क्या कह रहा है, ये फाइटर्स, अब हम ये कंडीशन लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये लगा कर देखते हैं, इफ कंडीशन यू कैन टेस्ट मार्क्स ग्रेटर देन 80 और नोट ग्रेड ए है या नहीं है, ए 22 से ज्यादा है कि नहीं है, ठीक है। नेम अली है कि नहीं है, ठीक है। यू सिंस योर लूप और आइटम बैच साइज इज 2 यू विल सी प्रोसेस, ठीक है। बैच 1 अली अहमद, ठीक है। अब उसे बैच साइज 2 मिल रहा है क्योंकि हमने उसे दिया था ना, क्योंकि जेसन फाइल दी थी, इधर 2 था बैच साइज, ठीक है। वो जेसन फाइल में बैच साइज 2 गया, उसको वन करते हैं। अभी दो को प्रोसेस करेगा, ठीक है। इस कोड को पकड़ के कोड वाली नोड में गए, ठीक है। तो इधर आके इसको पेस्ट कर देते हैं, ओके। तो इसको चला लेते हैं अभी। चीज को बोलती है इफ ए
मार्क्स। अब ये कहते हैं कि इधर आगे इफ में लगा के इफ एज लिखेंगे, इधर से एज को लाके पेस्ट करेंगे, तो ये कहाँ पे है, एग्जीक्यूट प्रीवियस नोड, ठीक है। एज इज लेस देन है तो मार्क्स करते हैं ना। अब अगर उसके मार्क्स 50 या 50 से ज्यादा है तो फिर क्या करेंगे, डाटा टाइप तो नंबर होगी ना, मार्क्स है, तो अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, 50, अगर वो 50 से ज्यादा तो इधर आके हम शो करवा देंगे योर पास। ये तो कंडीशन है ना, इधर हम कुछ नहीं कर सकते हम लोग, कंडीशन जितनी मर्जी लगा लें, एड कंडीशन उसका नेम ले लें, उसकी एज ले लें, कुछ भी कर लें, सिर्फ इधर कंडीशन लगेगी, ठीक है। और इधर आके ग्रेड मार्क्स दिया था ना, इस तरह ही आया मुझे सिंपल, ठीक है। अगर उसके मार्क्स ग्रेटर देन 50 है ना, तो एक और की ऐड कर देते हैं, पास, ठीक है। इसको कर लेते हैं बूलियन। अब ये ट्रू है ना, तो उसको कर देते हैं ट्रू, ठीक है। एक नई की हमने लगाने की कोशिश की है पास, और उसकी वैल्यू की है ट्रू। अब ये उसे करते हैं कि पास पास या फेल, ठीक है। इसने ये किया, अब इसको क्या करेंगे, अब वो उससे मार्क्स 50 से कम है, तो फिर इधर क्या करेंगे, वही की वाला नेम मार्क्स, और इधर इसको करेंगे बूलियन, और इसको कर देंगे, उधर ट्रू था, इधर पास कर दिया, ठीक है। पास, और इधर इधर वो नहीं पास, और इधर पास है, ठीक है। कुछ लाते हैं ना, अब ठीक है। अब इसने क्या किया, सारे ट्रू है, क्या डाटा हमारा सारा 50 से ज्यादा है, मार्क्स 69, 97, 74, 58, 89, ठीक है। इसको कर देते हैं 33, इसको कर देते हैं 40, ठीक है। और आप इसको चला के देखें, अब जो लूप ने आउटपुट दिया वो क्या दिया, अब फॉल्स आ रहा है पास, मतलब पास नहीं है, उसके मार्क्स 50 से कम है, इधर इधर भी फेल है वो, ठीक है। तो ये शो करवा रहे हैं ना, वो तो आगे भेजेंगे ना, इधर आगे भेजना, तो ये कोशिश करते हैं। अब ऐसा करते हैं कि जो स्टूडेंट पास है उसे कहेंगे ही इज पास, ही इज फेल, ये सब ऐसा इसकी कोशिश करते हैं, उसकी कंडीशन देखते हैं। अब इधर हमने 50 से देख लिया वो पास है या फेल है, तो इधर में कैसा काम करते हैं कि इधर स्ट्रिंग लिख दें, इधर क्या करेंगे, इज पास, ठीक है।
एज से पास कर लिया, ठीक है। तो इधर आ गया, इसको स्ट्रिंग करेंगे और नेम को इधर ले आए, ये देखते हैं काम करता है कि नहीं। Ali has passed the exam, Ahmad has passed the exam, Aisha has failed the exam और Hamza has failed the exam, ठीक है। अब पूछो, अब और कुछ यहाँ पे करना है तो इसमें कोई और कंडीशन आपके माइंड में आ रही हो? तो ये हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं ना, ये भी कर सकते हैं ना। अब ये इधर प्रॉब्लम सॉल्विंग की आपकी आ रही है, नोड का तो आपको पता है, अब तो नोड को कनेक्ट कैसे करना है, डाटा को मैनेज कैसे करना है, इधर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आती है, ठीक है। अगर इसका ग्रेड करना हो, अगर इसका, उसके लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन लगानी पड़ेगी ना, उसके लिए लगाना पड़ेगा, स्विच लगानी पड़ेगी, ऐसे ही है ना। तो स्विच लगा के देखते हैं। अब उसको 3 ग्रेड देंगे, या ए ग्रेड है, अगर उसके 80 से ज्यादा मार्क्स हैं तो ए ग्रेड है, 50 या 50 से ज्यादा मार्क्स हैं बी ग्रेड है। इधर स्विच आ गई, तो इधर इसकी करते हैं वैल्यूज को 3, ठीक है। तो प्रीवियस नोड चली हुई है, बाक्स को लेके आए इधर, तो नंबर है ना ग्रेटर देन और इक्वल टू 80, ठीक है। 80 के लिए आगे नई नोड लगाएंगे, और अब इधर आ गया बॉक्स, ठीक है। इधर क्या करेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, ठीक है। 2 ग्रेड देते हैं ना, ए बी और एफ। ये नंबर है, मार्क्स नंबर है ना, तो स्ट्रिंग इस पे आएंगे या नहीं आएंगे? समझ नहीं आ रही आप लोगों को? मुझे लगता है बड़े स्कूल से बैठे हुए हो, ऐसे ही नहीं आ रहे। अब नंबर पे आए ना, तो फिर किधर जाएंगे नंबर पे आगे? ओके, ये 2 है ना, 2 लगा दिए, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, लेस देन लगाएंगे ना, लेस देन 50, लेस देन और इक्वल टू, इधर 50 लगाया तो इधर क्या लगाएंगे, अगर उसे 50 से मार्क्स कम है तो इधर क्या लिखेंगे, 50 लिखेंगे, 50 आएगा। थोड़ा सा सोचो यार आप लोग, 50 से मार्क्स कम है तो उसे फेल करना है, तो इधर 50 लिखेंगे,
लेस देन आएगा, यहाँ तो लेस देन आएगा, और अब इधर आ गया लेस देन और इक्वल टू। अब हम क्या करेंगे 49, ठीक है। अगर मेरा लेस देन लगाएंगे तो फिर 50 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इधर ऑलरेडी लगाया हुआ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। अगर 50 के इक्वल भी है तो हम उसे बी ग्रेड देंगे, ठीक है। अब ये कुछ राउट्स लगाते हैं हम लोग, तो एक इस पे लगाते हैं नोट, ठीक है। एड फील्ड, तो ग्रेड ऑलरेडी है, हम अपना ग्रेड दे रहे हैं, ठीक है। ये सी के साथ स्ट्रिंग है, अब स्टूडेंट ने गॉड, ठीक है। अब ये इस पे लगा ना, इस पे गोल लगा दी सेट, नेम, ठीक है। गॉड, ये मुझे लगता है कुछ इशू आएगा, तो देखते हैं वो आता है नहीं। तो ऐड फील्ड करेंगे नेम, तो इधर क्या आएगा ग्रेड, नेम को ड्रैग करेंगे, स्टूडेंट ने आपका ग्रेड लिया है, ए प्योर है, तो 3 ग्रेड है, ठीक है। कुछ ला के देखते हैं कैसे काम करता है। चलिए, उसके मार्क्स देखे हमने, ग्रेटर देन इक्वल टू 80, 50 और 49, क्यों नहीं चली? ये स्विच भी चली है, उसका वैसा बन रहा है। अहमद गोट बी ग्रेड, और इसने क्या बताया, अली गोट ए ग्रेड, और इसने क्या बताया। अब हमने ये इधर क्यों नहीं शो करवा रहा, वो कनेक्ट ही नहीं है, ठीक है। तो इसको पकड़ के कनेक्ट किया, और इसको पकड़ के इसके डॉट को इसके साथ कनेक्ट किया। अब इसको दोबारा चलाते हैं, अब ये कोई ये 5 बार चली है, ये 3 बार चली है, ये 2 बार चली है, ठीक है। इसने क्या दिया है, पहली बार चली, अली ने ए ग्रेड लिया है, सारा ने भी ए ग्रेड लिया है, फातिमा ने भी ए ग्रेड लिया है, ठीक है। और अभी स्टूडेंट ने बी ग्रेड लिया है, ओके। और ये वाला स्टूडेंट ने एफ ग्रेड लिया, ठीक है। समझ आ रही है? तो ये आज हमने पढ़ा है, ओके। और अब आपकी डिप्लॉयमेंट को देख लेते हैं कि अब आपने एजेंट बनाए हैं बहुत सारे, आप लोगों ने इसको डिप्लॉय भी करना है। तो जो सबसे आसान तरीका है डिप्लॉय करने का वो है आपके पास एनिटेंट, अगर उसको पे करके यूज कर रहे हो तो उधर आपका डिप्लॉय हो जाएगा, आपकी मैनेजमेंट बहुत कम होगी, एक क्लिक से आपका जो एजेंट डिप्लॉय हो जाएगा, उसको थोड़ा पे करना पड़ेगा। उसके अलावा रेलवे है, और एक भाई और बता रहे थे बीपीएस, ठीक है, स्टिकर का, तो उससे भी काम चल जाएगा।
लेकिन आपने इधर आके क्या करना है, जो आपको मैं तरीका बता रहा हूँ, इधर लिखना रेलवे एंड डिप्लॉयमेंट, ठीक है, या होस्टिंग, ये लिखोगे आप लोग तो railway.com, उसके बाद टेम्पलेट, उसके बाद ऑटोमेशन, तो ये आपको पहला लिंक ही मिल जाएगा, ठीक है। आपने इधर आके अपना अकाउंट बनाना है, डिप्लॉय नाउ पे क्लिक करना है और इधर आके अपना आपने ये न्यू प्रोजेक्ट बनाना है। आपने सिंपली आके डिप्लॉय पे आके पहले अपने इस बटन को क्लिक करना है, ये देखो सिंपल आपने लिखना है एंड रेलवे एंड डिप्लॉयमेंट, पहला लिंक क्लिक करना, उसके बाद आपको ये शो होगा, ठीक है। और डिप्लॉय नाउ नाउ पे क्लिक करने के बाद आपने इधर आके डिप्लॉय करना है, डिप्लॉय करोगे, ये थोड़ा टाइम लेगा आप पहली बार आपके लिए, तो उसके बाद पहले बना हुआ है ना मेरा, पहली बार ऐसे होगा ना, ये थोड़ा टाइम लेगा ना, तो आपको बेसिक जो ऑलरेडी आपको प्रोजेक्ट है क्या जो आपका ऑलरेडी प्रोजेक्ट है उसमें लेके आ रहे हो, उसको बिलिंग में लेके आ रहे हो, वही जो ऑलरेडी आपका प्रोजेक्ट बना हुआ है, हाँ तो आप न्यू से स्टार्ट करना क्या तो न्यू से स्टार्ट है यार, सारा कुछ न्यू से आपके लिए न्यू है भाई, न्यू जाओगे तो आपको यही शो होगा, 100% कह रहा हूँ मैं, आपको यही शो होगा, ठीक है। ये एडिटर का सारा इधर भी एडिटर कर सकते हो, सारा ड्रैग एंड ड्रॉप, सारे क्रेडेंशियल इधर आके भी आपके सेट होंगे, ठीक है। तो अब ये बन गया, आपको पॉइंट डॉलर मिल रहे हैं, ठीक है, 30 दिन है, या फिर आपके पास पॉइंट डॉलर है, पहले पॉइंट डॉलर खत्म कर लो या 30 दिन खत्म कर लो, ठीक है। तो न्यू एजेंट ऑप्शन आएगा, इसको क्लिक करना है यहाँ पे, ठीक है, एंड देन ऑनलाइन पोस्टलेस में क्लिक करना, और ये पहले उसने मेरा बनाया हुआ है ना, इसको क्लिक कर लेते हैं, एक मिनट, इसे लॉग सेटिंग, इधर आके आप लोग उसको डिप्लॉय कर सकते हो, ठीक है। ये देखो सेम यूआई शो करवाता है, इसका ये जो भी है ना, करना इसके लिखी है ना, अभी अभी उसने ऑटोमेटिकली सेट किया हुआ सारा कुछ मेरे लिए पहली बार में, अगर आप लोग को नया वेरिएबल करना है तो इधर आके ऐड कर सकते हो, ठीक है।
स्टॉप कर देते हैं।